हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आइसली द गॉड का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइट वॉच की ट्रेनिंग में 1 बाय 1 सभी न्यू रिक्रूट्स एलिमिनेट हो गए, मगर लिन क्यू अभी भी कॉन्टेस्ट में बना हुआ था। मीनवाइल उसका सामना हो गया एंशिएंट चर्च के एजेंट ली लियांग से, मगर नाइट गॉडेस की मदद से वो ली लियांग को हराने में कामयाब हो जाता है। साथ ही लिन क्यू फाइनली कांगनान माउंटेन की पीक पर भी पहुंच गया था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड का एक मेंबर दिखाया जाता है, जिसे मैसेज के जरिए बताया गया था कि प्लान फुल्ली ऑन है और सभी बिलीवर्स अपनी अपनी जगह पर तैनात हैं, बस उन्हें वेट है शिकार का। जिसके बाद हमें चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के 1 बाय 1 सारे मेंबर दिखाए जाते हैं। ये सभी मेंबर्स लिन क्यू को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं पर हम ले लियांग को देखते हैं, जो कि लिन क्यू के घर पर नजर रखे हुए था। और अब हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी नाइट वॉच पूल में नहा रहे थे। वहीं पर किंग भी पहुंच जाता है और तभी चाओ युआन और बेली डुमिंग मिलकर उसका तौलिया खींच लेते हैं, जिससे शेन किंग पूरा नेकेड होकर पानी के पूल में गिर गया। अब तो इन दोनों पर काफी ज्यादा भड़क गया था, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले चाओ युआन वहाँ से भाग गया। इधर शेन किंग ने बेली डुमिंग पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। तभी बेली डुमिंग उससे कहने लगा कि भाई शांत हो जा। दरअसल नहाते वक्त पीछे से हिट करना नहाने का ये एक सीक्रेट होता है, इससे हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी और इसी वजह से हमने तुम्हें पीछे से मारा था। अब हमें क्या पता कि तुम्हारा तौलिया ही निकल जाएगा। ये सुनकर शेन किंग्जू ने तुरंत ही उसे एक लात मार दी। बेली डुमिंग कह रहा था कि भाई तुम्हें भड़कने की जरूरत नहीं, हम तो बस पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। वो देखो चाओ युआन, वो हमारे न्यू रिक्रूट्स को एक स्पेशल मसाज दे रहा है। इनफैक्ट लिन क्यू भी उससे मसाज लेकर काफी ज्यादा खुश था। और इधर शेन किंग्जू ये सब देखकर शॉक हो गया। वो सोचता है कि वाकई ये चाओ युआन की टेक्निक तो बहुत ही अमेजिंग है। मेरे तो कंधों में बहुत ही ज्यादा दर्द है, लेकिन मैं हूँ शेन किंग्जू और इसलिए मैं मेरी बॉडी को किसी भी मर्द को छूने नहीं दूंगा। अगर चाओ युआन लड़की होता तो शायद मैं उससे मसाज लेने का सोचता, मगर एक लड़के के हाथों मसाज, ना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और तभी चाओ युआन ने पीछे से आकर उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिससे शेन किंग्जू का ब्लड फ्लो काफी ज्यादा तेज हो गया था। उसके 2-4 फटकों में शेन किंग्जू की तबीयत तरोताजा हो गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो नई सुबह हो गई हो। ओके तब वाह भाई, ये तो असम था। और फिर इतना कहकर शेन किंग्जू सीधा पुल में गिर गया। चाओ युआन से मसाज लेकर ट्रेनिंग सेंटर के सभी बंदे खुश थे। वहीं दूसरी तरफ हम नाइट गॉडेस को देखते हैं, जिसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अब 53% ठीक हो चुकी थी। वेल इसका सीधा मतलब ये था कि लिन क्यू अब उसके एबिलिटीज से कुछ अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकता है। उसके पास नाइट गॉडेस की किसी भी एबिलिटीज को सिलेक्ट करने का मौका था, तो तुरंत ही उसके एबिलिटी के चार्ट को देखने लगता है, जिसमें से एक ऑप्शन था एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्टिलिटी। अगर ये एबिलिटी लिन क्यू को मिल गई तो खुद ही ढेर सारे बच्चों को पैदा कर सकता है। इधर नाइट गॉडेस तो उसे प्रेग्नेंट समझकर इमेजिन करती है। लिन क्यू का इतना बड़ा पेट देखकर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, इसलिए लिन क्यू ने तुरंत ही उस एबिलिटी से हाथ जोड़ लिए। वो कह रहा था ना मुझे ये पावर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब उस डिवाइस का कांटा एक और एबिलिटी पर चला जाता है। वो मशीन लिन क्यू से कह रही थी कि गॉडेस निक्स की ओरिजिन है, यानी कि अब लिन क्यू को उसकी ओरिजिन की पावर मिल चुकी थी। अब लिन क्यू के सामने तुरंत एक आसमान ओपन हो गया। इसे डार्क इरोशियन भी कहा जाता था। वेल ये है नाइट गॉडेस का रियल ओरिजिन और उसकी सभी एबिलिटीज में ये सबसे स्पेशल था। और तभी लिन क्यू के सामने क्रिस्टल का बॉल तैयार हो जाता है। लिन क्यू उसे कैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो बॉल नीचे गिर गया। वेल उस बॉल को अब एक छोटा बच्चा उठा लेता है। वो कह रहा था देखो मैंने एक और सितारा उठा लिया, मगर ये तो बाकी सितारों से बहुत ही ज्यादा छोटा है। तभी एक दूसरा बच्चा आकर उससे वो सितारा छीनने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था कि मुझे भी ये सितारा चाहिए, मगर तभी एक पावर उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी जगह पर बिठा देती है। वहाँ पर और भी कुछ बच्चे थे, जिन्हें उसकी हालत देखकर हंसी आने लगी। तभी उनकी माँ उन्हें बताती है कि सारी दुनिया तुम लोगों ने ही क्रिएट की है, यहाँ की सभी क्रीचर्स तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और तभी एक व्हाइट कलर की ऑल उस बच्चे के पास आ जाती है। दरअसल ये सभी बच्चे नाइट गॉडेस के थे। वो अपने बच्चों को खुश करने के लिए वहाँ पर स्नोफॉल करवा रही थी। तो अब नाइट गॉडेस के इस विजन में लिन क्यू भी पहुँच गया। वो देखता है कि नाइट गॉडेस अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन तभी वहाँ का सारा नजारा ही बदल गया। नाइट गॉडेस देखती है कि उसके सभी बच्चे मर चुके हैं। इनफैक्ट लिन क्यू भी उन बच्चों की लाशें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि इन बच्चों को किसने मारा होगा। इधर नाइट गॉडेस अपने बच्चों की बॉडीज देखकर काफी ज्यादा रोने लगी। वेल ये सभी उसकी पास मेमोरीज थी। वो अपने बच्चों के गम में पूरी तरह से पागल हो गई और ये बात अब लिन क्यू भी जान गया था। इसीलिए वो नाइट गॉडेस को संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो रोते हुए लिन क्यू से कह रही थी कि मेरे सारे बच्चे मर चुके हैं, बस अब तुम ही एक जिंदा हो, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। लिन क्यू भी ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है मदर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर नाइट गॉडेस कहने लगी कि तुम अपने भाई बहनों की मौत का रिवेंज लोगे, लेकिन उसके लिए अभी सही वक्त
नहीं आया। जिसके बाद लिन क्यू उस विजन से वापिस आ जाता है। वो कहते हैं माँ अगर आप चाहो तो मैं आपको वॉक पर ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी नाइट गॉडेस अचानक से गायब हो गई। लिन क्यू देखता है कि वो लोग असाइलम से सीधा ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच चुके हैं। नाइट गॉडेस ट्रेनिंग सेंटर को देखकर उससे पूछने लगी कि यही तुम्हारा गॉड किंगडम है? मेरे ख्याल से तुम यहाँ के गॉड हो। जिस पर लिन क्यू कहने लगा कि ना माँ, ये कोई गॉड किंगडम नहीं है, बल्कि ये तो रियल दुनिया है। बताए आपको रियल दुनिया में आकर कैसा लग रहा है? जिस पर निक्स कह रही थी कि यहाँ पर तो मुझे घर जैसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी दुनिया है, इसी वजह से मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई। जिस पर लिन क्यू कहने लगा कि यहाँ पर तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना अलाउड होता तो शायद मैं आपको यहाँ का इलाका घुमाता। सिटी के उस तरफ तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अगर मैं आपको वहाँ घुमाने ले गया तो वो जगह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिस पर गॉडेस निक्स कहने लगी कि सारा किंगडम तो तुम्हारा है, तो फिर तुम इस ट्रेनिंग कैंप से बाहर क्यों नहीं जा सकते? देखो यहाँ पर है स्टारी नाइट और इसके होते हुए मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकती हूँ। जिसके बाद नाइट गॉडेस लिन क्यू का हाथ पकड़कर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और उसके ऐसा करते ही वो दोनों भी वहाँ से गायब हो गए। इधर कमांडर युआन को गॉडेस की ब्रीदिंग का एहसास हो गया था। वो तो ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो गया कि उसके ट्रेनिंग सेंटर में एक गॉडेस आई थी। वही दूसरी तरफ हम पानी के ऊपर चलने वाले कैरेज को देखते हैं जिसे एक डिवाइन डिसाइपल चला रहा था। वो अपने मास्टर से पूछ रहा था कि आखिर फॉरेन के गॉड हमारे डाशिया रीजन में क्यों आए हैं। वेल इस बंदे के मास्टर का नाम है चेन और वो इस बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। लेकिन नाइट गॉडेस और उस बंदे के आने का पैगाम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के लीडर को भी मिल गया था। वही दूसरी तरफ हमें लिन क्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डॉग ने एक बर्तन गिरा दिया था, जिसके आवाज से लिन क्यू की आंटी बाहर आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें इधर लिन क्यू दूर से ही सुन रहा था। लिन क्यू अपनी फैमिली को बुरी तरह से मिस करता है और तभी नाइट गॉडेस लिन क्यू से पूछने लगी कि ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? जिस पर वो कहता है कि ना, ये मेरे दोस्त नहीं बल्कि ये मेरी फैमिली है। साथ ही लिन क्यू की नजर उसके पुराने टीम लीड पर गई जो कि लिन क्यू के घर के सामने पहरा दे रहा था। साथ ही उस बंदे ने लिन क्यू के घर पर एक सील लगा दिया ताकि उसके जाने के बाद लिन क्यू की फैमिली सेफ रहे। तो अब उसे देखते ही लिन क्यू तुरंत नाइट गॉडेस को लेकर वहाँ से ही चला जाता है और थोड़ी देर में लिन क्यू का भाई बालकनी में आ गया। उसे फील हुआ था कि उस जगह पर एक गॉडेस आके चली गई। अब इस बंदे को गॉड का प्रेजेंस कैसे महसूस हुआ इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इधर लिन क्यू नाइट गॉडेस को लेकर ट्रेनिंग सेंटर में वापस आ गया था और तभी उनके सामने आ जाता है कमांडर युआन। नाइट गॉडेस उसे देखकर लिन क्यू से कहने लगी कि शायद ये बंदा भी तुम्हारा दोस्त होगा। जिस पर लिन क्यू कहते शायद से हो सकता है। तभी कमांडर युआन आगे बढ़ते हुए नाइट गॉडेस को अपने बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि मैं डाशिया के नाइट वॉच की टीम का डिप्यूटी कैप्टन हूँ। मेरा नाम है कमांडर युआन गोंग। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिस पर नाइट गॉडेस अपना नाम निक्स बताती है। अब ये नाम सुनते ही कमांडर युआन डर के मारे पीछे हट गया। साथ ही वो अपनी सोड को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम नाइट की गॉडेस हो, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं कि तुम डाशिया रीजन में क्यों आई। अगर तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए तो बता दो। जिस पर निक्स कहने लगी कि ना, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं तो यहाँ पर मेरे बेटे को ढूंढने आई थी। ये सुनकर तो कमांडर युआन को बहुत बड़ा झटका लग गया था। तो लिन क्यू तुरंत ही कमांडर युआन को एक्सप्लेन करने लगा। वो कह रहा था कि नाइट गॉडेस यहाँ पर उसके एजेंट को ढूंढने आई थी और उसने अपने एक एजेंट को भी सिलेक्ट कर लिया है जो कि कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनकर कमांडर युआन हैरान होकर कहने लगा कि तुम इसके एजेंट नहीं हो सकते, तुम तो ऑलरेडी माइकल के एजेंट हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारे अंदर माइकल की पावर से। तो लिन क्यू भी उसे शर्माते हुए कहने लगा कि मैं माइकल के साथ साथ निक्स का भी एजेंट बन चुका हूँ। जिसके बाद वो गॉडेस निक्स से कहने लगा कि माँ प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मैं आपसे मिलने के लिए असाइलम में आ जाऊंगा। तो निक्स कहती ठीक है, पक्का मुझसे मिलने आना। जिसके बाद वो लिन क्यू से प्रॉमिस लेकर वहाँ से गायब हो गई। अब उसके जाते ही कमांडर युआन कहने लगे कि बच्चे आखिर यहाँ पर चल कर रहा है। तो लिन क्यू तुरंत उन्हें सैल्यूट करते हुए कहने लगा कि दरअसल गॉडेस निक्स का ब्रेसलेट मिसिंग है और उन्होंने मुझे उस ब्रेसलेट को ढूंढने का काम दिया है। ये सब सुनकर कमांडर युआन समझ गए। वो कह रही थी कि लिन क्यू शायद ये तुम्हारी असेसमेंट होगी जिसे तुम्हें कुछ भी करके पूरा करना होगा। वैसे देखा जाए तो डाशिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही बंदे को दो गॉड्स ने चुना हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास दो दो गॉड्स की पावर है। जिस पर लिन क्यू कहने लगा हाँ मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, पता चले आगे चलकर मुझे और गॉड्स की पावर मिल जाए। वही दूसरी तरफ हम उसी कैरेज को देखते हैं जिसे चलाने वाला डिवाइन डिसाइपल अपने मास्टर से कह रहा था कि मास्टर कमांडर युआन ने हमें बताया था कि कांगनान में मौजूद सारे देवता जा चुके हैं, तो फिर हम कांगनान क्यों जा रहे हैं। जिस पर मास्टर कहने लगी कि अब तो मुझे भी कांगनान जाने की इच्छा नहीं रही, वो जगह बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो चुकी है। इसलिए वो बच्चा भी यू टर्न मारते हुए तुरंत ही वहाँ से वापस जाने लगा। गाइस अब ये दोनों है कौन और इनका क्या मकसद है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ कमांडर युआन ने एक ईमेल टाइप किया जिसमें लिन क्यू की एबिलिटीज के बारे में लिखा गया था। वो अपने ईमेल में बताते हैं कि लिन क्यू के पास दो गॉड्स की पावर है और डाशिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ, इसीलिए हमें किसी भी कीमत पर लिन क्यू को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और अब हम देखते हैं
बेली ट्यूमिंग को, जो कि अनाउंस करते हुए सभी न्यू रिक्रूटर्स को बता रहा था कि गाइस हमने काफी सारी मेहनत की है और अब हमारे पास आखिरकार ये मौका आया है कि हम हमारे खाने को चुन पाए। अगर हम सभी को खाने में चिकन की टंगड़ियाँ खानी है तो हमें अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, लेकिन उस अच्छे खाने के लिए हमें यहाँ के इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करना है। अगर हम इस चैलेंज में उन्हें हरा पाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अब हमें कुछ न्यू रिक्रूट्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने इंस्ट्रक्टर्स को चैलेंज किया था, जिस पर पहले नंबर पर आता है किंगजू, दूसरा था चाओ युआन जिसे हॉरिजॉन्टल बार किलर में इंस्ट्रक्टर चेन लिन को हराना था। वहीं पर मॉली गन शूटिंग में एक इंस्ट्रक्टर को चैलेंज कर रही थी। वेल इस बंदे को गन शूटिंग का किंग भी कहा जाता था। अगर मॉली से हरा पाई तो वो ये चैलेंज जीत जाएगी। और सबसे आखिर में आता है लिन क्यू, जो कि इंस्ट्रक्टर हानली को तलवारबाजी में चैलेंज करता है। हानली लिन क्यू से कह रहा था कि बच्चे इस बार मैं तुम्हें न्यू रिक्रूट जैसे ट्रीट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार की तलवारबाजी में तुमने मेरी छुट्टी कर दी थी। इधर बिली डूमिंग कह रहा था कि गाइस ये मत सोचना कि मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, दरअसल कॉन्टेस्ट को जीतने का मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं सबके लिए ये तोहफे लाया हूँ, जिसे भी ये महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए उन्हें मेरे दोस्तों को चीयर्स करना होगा। तो गाइस इसका सीधा मतलब ये है कि बिली डूमिंग ने यहाँ पर चीयर लीडर्स की अरेंजमेंट की थी और अब इसी के साथ कॉन्टेस्ट की शुरुआत हो गई। ये सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर इंस्ट्रक्टर्स को चैलेंज कर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम लिनक्यू के पुराने टीम लीडर और उसके एक दोस्त को देखते हैं, जो कि कमांडर युआन से मिलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुके थे। टीम लीडर के कंट्रोल रूम में आते ही वहाँ मौजूद सभी लोग गायब हो गए। वहीं पर हम दरवाजे के बाहर पहरा दे रही थी ताकि उन दोनों की बातें कोई और सुनने न पाए। इधर कमांडर युआन टीम लीडर को बता रहा था कि हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर में चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोग घुस गए थे। इनफैक्ट लियांग नाम के बंदे ने तो लिनक्यू के साथ फाइट भी की। हालांकि लिनक्यू ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जो भी होता है उसकी मुझे खबर मिलती है, जिस पर टीम लीडर बताने लगा कि मेरे बंदे भी चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन कल ही चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के सभी लोग अचानक से गायब हो गए। हमें तो ये भी पता नहीं कि वो लोग गए कहाँ। कई दिनों से वो लोग कांगनान सिटी में ही मंडरा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वो गायब हो गए। और जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ वो बेवजह गायब नहीं होंगे। मेरे ख्याल से उनका टारगेट है ये ट्रेनिंग सेंटर। इधर सभी लोग कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि इन पर क्या मुसीबत आने वाली है। वही दूसरी तरफ कमांडर युआन टीम लीडर पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कह रहे थे कि पहला तो मैं इस जिनान माउंटेन में आना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने फोर्सफुली मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने के लिए मजबूर कर दिया, और अब तुम यहाँ आकर बता रहे हो कि ये जगह भी सेफ नहीं। यहाँ पर मेरे पास लगभग 20 पावरफुल इंस्ट्रक्टर है। इतना ही नहीं, मैं खुद यहाँ पर बैठा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के लोग हमारे साथ क्या करेंगे। जिस पर टीम लीडर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि हम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों को हल्के में नहीं ले सकते। वो लोग लगभग 2 महीनों से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ना ही हमें उनके अड्डों के बारे में कुछ पता है, इसीलिए हम लोग चाहकर भी उन पर अटैक नहीं कर सकते। और रही बात हमारी, तो हम उनके सामने पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। वो हम पर कभी भी अटैक करके यहाँ से भाग सकते हैं। इनफैक्ट ब्लैक मार्केट में तो बेली ट्यूमिंग और लिनक्यू पर भी बोली लगाई गई है। जो भी इन दोनों को कैप्चर करेगा उन्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। हमें कुछ भी करके इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा, खासकर लिनक्यू को। जिस पर कमांडर युआन कहने लगा कि उन दोनों का क्या करना है उसका डिसीजन मैं लूंगा, क्योंकि फिलहाल वो दोनों मेरे अंडर है। इधर मॉली ने गन शूटिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और उसका परफॉर्मेंस देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। इधर टीम लीडर कह रहा था कि तुम अपने न्यू रिक्रूट्स पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो, जिस पर युआन कहते हैं कि तुम मुझे मेरा काम ना सिखाओ तो बेहतर होगा। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बताने आया था कि ये जगह अब सेफ नहीं रही, हमने जल्दी से न्यू रिक्रूट्स को यहाँ से शिफ्ट करना होगा, वरना अंजाम काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि एंशिएंट चर्च के लोग सनकी है। वो इन रिक्रूट्स के साथ क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर कमांडर युआन तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वो कहने लगे कि इन बच्चों को यहाँ रखना है या नहीं इसका डिसीजन तुम नहीं बल्कि मैं लूंगा। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए मुझे मेरा काम मत सिखाओ। और इस तरह से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया था। वही दूसरी तरफ हम लिनक्यू को देखते हैं, जिसने हानली के अटैक को रोकते हुए उसके गले पर अपनी तलवार टिका दी। वो कह रहा था अच्छा हुआ ये तलवार लकड़ी की बनी है, अगर ये रियल सोड होती तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। हानली तो ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है लिनक्यू इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक जीनियस हो, और इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। इधर बेली ट्यूमिंग भी कह रहा था कि गाइस देखो हमारे साथियों ने इंस्ट्रक्टर्स को हरा दिया, चलो अब हमें ढेर सारा चिकन खाने को मिलेगा। जिसके बाद ये सभी लोग बड़े ही खुशी से कैंटीन की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उतने में ही वहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई कि ट्रेनिंग सेंटर टेम्पररी सस्पेंड हो चुका है, इसलिए सभी न्यू रिक्रूट जल्दी से बैकपैक करके ट्रेनिंग कैंप को इवैक्यूएट कर दो। उस अनाउंसमेंट से ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब वहाँ पर कई सारी वैन्स रेडी हो जाती है, जिनमें इन सभी न्यू रिक्रूट्स को बिठाया जा रहा था। साथ ही इनके पास कुछ वेपन्स भी दिए गए, लेकिन बस नाम के लिए। उन वेपन्स को यूज करने के लिए इन्हें क्लियरली मना किया गया था। इधर हॉन्ग को देखकर लिनक्यू तुरंत ही उससे मिलने चला जाता है। वो हॉन्ग से पूछने वाला था कि आखिर इमरजेंसी इवैक्यूएशन क्यों हो रहा है, मगर टीम
टीम लीडर से बताता है कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लिनक्यू तुरंत ही मिलिट्री वैन में जाकर बैठ गया। अब ये सभी वैन जैसे ही कैंप के बैरियर से बाहर आ गई, इन सभी न्यू रिक्रूट्स की लेवल अपने आप बढ़ गई थी। इन सभी ने एक साथ ही ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिससे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। तो इंस्ट्रक्टर जैंग उन्हें बताता है कि तुम लोग काफी दिनों से ट्रेनिंग कैंप में थे, तब हमने तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखा और अब इतने दिनों के बाद वो अचानक से फ्री हो गई। इसी वजह से तुम सभी लोग ब्रेक थ्रू कर पाए हो। वहीं पर बेली ड्यूमिंग ब्रेक थ्रू करने की खुशी में अनाउंस करता है कि वो सबके लिए गाना गाएगा। स्पेशली वो सॉन्ग मॉली के लिए डेडिकेटेड था। इधर मॉली तो अपना नाम सुनते ही बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वहीं पर लिनक्यू सोचता है कि अब मेरी एक लेवल बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि अब मैं एक और गॉड का डोर ओपन कर सकता हूँ। तो तुरंत ही असाइलम में मौजूद एक और लॉक डोर के हैंडल को घुमाता है और इस बार वो डोर ओपन हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के एक मेंबर को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गई थी। वहाँ पर उसके रास्ते में जो भी आ रहा था, उसने उन्हें टच करके पत्थरों में बदल दिया और वो भी एकदम शानदार अंदाज के साथ। अब उसके आने की खबर वहाँ की सिक्योरिटी को भी मिल चुकी थी, इसलिए वो लोग तुरंत आकर उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। मगर उस बंदी पर तो इसका कोई असर नहीं होता, उल्टा उसने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी लोगों को पत्थरों में बदल दिया। इधर लिनक्यू भी एक नए गॉड के पास आ गया था। शायद इस गॉड के बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ उस बंदी ने मिसाइल का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए ढेर सारे मिसाइल्स लॉन्च कर दिए, जो कि सीधे जाकर इन सभी के मिलिट्री वैन्स को ब्लास्ट कर देते हैं। और इसी धमाके के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।